इस वक्त एक बड़ी खबर है। जब आपको पूरी मीडिया, खासकर भारत की मीडिया बता रही है कि ईरान पर इजराइल ने बड़ा हमला किया है और उसके नए सीडीएस को भी मार दिया है, लेकिन एक हिस्सा खबर का बताया जा रहा है, उसी के समानांतर दूसरी बड़ी खबर जो उस खबर के बाद में आई है, उसके प्रतिक्रिया स्वरूप आई है, वो खबर अब तक क्यों दबी हुई है। ईरान ने इजराइल पर बहुत बड़ा मिसाइल अटैक किया है, या कह सकते हैं हम कि अब तक का सबसे बड़ा अटैक इजराइल पर हुआ है किसी भी रूप में, वो चाहे हमास हो चाहे हुती हो, किसी भी रूप में सबसे बड़ा हमला है। क्योंकि इजराइल का दिल, दिमाग, ताकत सब कुछ एक जगह है, वो मोसाद में है। और मोसाद के हेडक्वार्टर पर ईरान की तरफ से दनादन मिसाइलों की बारिश हुई है। जो हमारे सामने तस्वीरें आई हैं, जो तस्वीरें हमने देखा है, वो आग की लपटें, वो सब हम दिखाने में थोड़ा सा असहज है क्योंकि यूट्यूब की गाइडलाइंस है। पूरा का पूरा जो मोसाद का हेडक्वार्टर है वो आग की लपटों में लिपटा हुआ है। और समानांतर सिर्फ मोसाद के हेडक्वार्टर पर हमला नहीं हुआ है, ईरान ने जो मिलिट्री इंटेलिजेंस का विंग है AMAN, उसके बिल्डिंग पर भी इजराइल की उस बिल्डिंग पर भी ईरान ने मिसाइल अटैक किया है। ये लगातार इतने धुआंधार और अप्रत्याशित हमले हुए कि कनाडा में G7, जहां पर आज ही प्रस्ताव पारित किया गया, वहां G7 की बैठक में सभी जो सदस्य देश हैं, हड़कंप मच गया है। डोनाल्ड ट्रंप जो G7 की मीटिंग को छोड़कर तत्काल अमेरिका वापस आ रहे थे, वो भी अभी सन्नाटे में है। तुरंत जोड़िए सारे अपडेट के लिए हेमंत भाई को, क्योंकि पूरी खबर अपडेट के साथ लेके आए हैं। स्वागत है हेमंत जी आपका। मैं पहले बस हेडलाइन दिखा देता हूँ, खबर को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। देखिए, ईरान का इजराइल के मोसाद हेडक्वार्टर पर हमला, मिलिट्री इंटेलिजेंस AMAN बिल्डिंग को भी निशाना बनाया, इजराइल ने ईरानी सेना के डिप्टी कमांडर को मारा। ये खबर के भीतर लाइए, तुरंत लाइए, तुरंत लाइए, तुरंत लाइए, फिर डिटेल पूरा समझेंगे हम। तत्काल लाइए। ईरान ने इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के हेडक्वार्टर पर हवाई हमला किया। ये बिल्डिंग राजधानी तेल अवीव के हलजीलिया टाउन में मौजूद है। इसके अलावा मिलिट्री इंटेलिजेंस से जुड़ी खुफिया एजेंसी AMAN की बिल्डिंग को भी निशाना बनाया गया है। ईरान की सेना, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने मीडिया को दिए बयान में दोनों जगहों पर हमलों की पुष्टि भी कर दी है। सोशल मीडिया पर मोसाद हेडक्वार्टर पर हमले का वीडियो भी सामने आ गया है। हमले के बाद वहां भीषण आग लग गई है, जो मैंने बोला था। देखिए, वही बातें लिखी है। हमारी मजबूरी है, सिर्फ यूट्यूब के तमाम ऐसे गाइडलाइंस, उसकी वजह से आग और ये सब थोड़ा दिखाने में परहेज करना पड़ता है। सीधा हेमंत भाई, क्या है इस हमले के बाद, अब क्या है हालात? क्योंकि ट्रंप G7 छोड़ के लौट रहे थे, जे डिफेंस को भेजने की बात कर रहे थे, अब तो सारा माहौल ही पलट दिया ईरान। आशीष जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, ये जो आज का घटनाक्रम है, आपको याद रखना चाहिए कि आज केवल 5वां दिन है युद्ध का। जब से हमला किया था इजराइल ने पहली बार यूनिलैटरली, उसके बाद आज केवल 5वां दिन है। 5वें दिन जो असली, जो आपने बिल्कुल सही कहा, जो इजराइल का नर्व सेंटर है, जो उसकी सारी की सारी ताकतवर भुजाएं हैं, दिमाग है, उस सारे का अगर कोई एक सेंट्रल पॉइंट है वो है मोसाद। और पूरी दुनिया के अंदर ये जो एजेंसी 1949 में स्थापित हुई थी, उससे लेके आज तक, ये केवल खुफिया संग्रह नहीं करती सूचनाओं का, इसका जो सबसे बड़ा जो नाम है पूरी दुनिया के अंदर वो है गुप्त ऑपरेशन। और बेसिकली इसका जो फॉर्मेशन किया गया था, वो जो इजराइल के विरोधी जितने भी लोग दुनिया के अलग अलग कोनों में बसते हैं, उस सब के लिए वो किया गया था। और आज सीधा 5वें दिन सीधा उसको हिट कर दिया है। और पूरी की पूरी बिल्डिंग, जैसा आपने कहा, हर्जिलिया लोकेलिटी है वहां, उसके अंदर वो स्थित है। धू करके चल रही है पूरी की पूरी बिल्डिंग। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि वार का एक्सकलेशन नहीं हुआ है। दोनों के दोनों देश इस चक्कर में कि जितना जल्दी इसको समाप्त कर दिया जाए। आपको ये देखना पड़ेगा, जो आपकी टॉप मोस्ट पावरफुल जो बॉडी है वो है मोसाद। और मोसाद के हेडक्वार्टर को जिस तरीके से जलाया गया एक तरीके से इस हमले के बाद, और उसके बाद AMAN का, जैसे आपने कहा, दैट इज अ मिलिट्री इंटेलिजेंस, वो सैन्य खुफियागिरी, कहाँ पे कितना अटैक करना है, क्या करना है, वो सारी की सारी चीज। तो ये अपने आप में एक्सट्रीम पोजीशन हो गई है। और लेटेस्ट खबर आपको मैंने और भी भेजी है, वो ये है कि जो इजराइल के रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने 2 टूक कह दिया है कि खामनेई का भी वही हश्र होगा जो सद्दाम हुसैन का किया गया। तो सद्दाम हुसैन में एक बात मत भूलिएगा आशीष भाई, ये कुछ कह रहा है बिटवीन द लाइन्स। मेरा और आपका काम खबर पढ़ना नहीं है, मेरा और आपका काम बिटवीन द लाइन्स पढ़ना। सद्दाम हुसैन का जो इलाज किया गया था वो इजराइल ने नहीं किया था, वो अमेरिका ने किया था, ये मत भूलिएगा। तो ये उनको कह रहे कि सद्दाम हुसैन जैसा हाल होगा। उनको तो आपको पता कहां से निकाल करके किस तरीके से मारा गया था, बड़ी अपमानजनक स्थिति में। तो जिस तरीके से खामनेई का बार बार नाम लिया जा रहा है, चाहे वो नेतन्याहू हो, चाहे उनके रक्षा मंत्री भी हो, तो उसको तानाशाह वो सारी चीजें कह करके
बेसिकली वार का एस्केलेशन बियॉन्ड ए पॉइंट हो गया है। और इसको अगर आप लोकल भाषा में कहें तो इसको बहुत ही साधारण शब्द है कि जब ट्रंप अपने सिचुएशन रूम की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं G7 मीटिंग को छोड़ करके, और वो जा करके वहां अपने जो मिडिल ईस्ट में कमांडर्स बैठे हैं और अपने टॉप जो मिलिट्री एडवाइजर्स हैं उन सब के साथ वो आज मीटिंग करने वाले हैं वहां बैठ करके रियल टाइम असेसमेंट के बाद। और उसमें बेसिकली क्या है कि अमेरिका की जो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद है उसमें उसको ये तय करना है कि अब हमारा एक्शन क्या होगा, अमेरिका का एक्शन क्या होगा, उनकी रणनीति क्या होगी। और उसमें आपको एक इंटरेस्टिंग चीज और मिलेगी कि अमेरिका के अंदर जो संविधान है वो युद्ध की घोषणा करने का अधिकार कांग्रेस को देता है, राष्ट्रपति को नहीं देता है। उसमें भी सारे का सारा देश के अंदर एक विरोधाभास खड़ा हो गया। अगर आम आदमी की भाषा में कहें तो आज 5वें दिन मोसाद और AMN पे जो हमला किया है ईरान ने, ये सीधे कहूं तो मैं नेतान्याहू और उनके थ्रू ट्रंप दोनों की पूंछ में ईरान ने आग लगा दी। और नेतान्याहू इतने बदहवास हैं, वो भी और उनकी कैबिनेट में बदहवास है, बेचैन। और हालत ये है कि उनको कोई रास्ता नहीं सूझ रहा। इस घटनाक्रम का आभास ट्रंप को आज सुबह ही हो गया था, इसीलिए उन्होंने जो इमीडिएट अपना 2 मिनट का ब्रीफ था अमेरिकन एजेंडा रखा G7 में, और वहीं पे स्टेज से उतर ये कह दिया कि मैं वापस जा रहा हूँ। तो उनको कहीं ना कहीं अंदाजा था कि ये एस्केलेशन इस लेवल पे हो सकता है। अब सवाल केवल इतना बचेगा कि ट्रंप जो अपने देश के अंदर संवैधानिक मर्यादाएं वहां पर है कि कांग्रेस, अमेरिकन कांग्रेस तय करती है कि युद्ध में जाना है, तो क्या ट्रंप यूनिलेटरली यहाँ भी घोषणा कर देंगे कि हम वी आर एट वार, या वो कांग्रेस से परमिशन लेंगे, क्या स्थिति होगी, और उनके मिलिट्री एडवाइजर्स उनको क्या सलाह देंगे। एक बात तो आशीष जी बड़ी साफ है कि उनका जो नर्व सेंटर है मोसाद, उस पर हमला साधारण बात नहीं है, ये साधारण बात हो ही नहीं सकती। तो इसका मतलब ये है कि ईरान बिल्कुल जो हम 2 दिन से बात में और आप कह रहे थे कि डू और डाई की सिचुएशन में आ गया है, और वो इनको औकात बताने पे आ गया कि तुम जो कुछ हो तो हम भी कुछ कम नहीं। और आपने अभी देखा थोड़ी देर पहले जो ईरान का सेंट्रल बैंक है उसको भी इन्होंने हैक करवा दिया, तो वहां तमाम बैंकिंग के ट्रांजेक्शन और उसमें भी प्रॉब्लम आ रही है वहां पर। तो कुल मिलाकर के 5वें दिन ही लड़ाई उस लेवल तक पहुंच गई है, पीक तक, कि दोनों देशों को जल्दी है कि इसको जल्दी खत्म किया जाए। और उसी चक्कर में वो चीज समझ गए थे ट्रंप, इसलिए वो G7 छोड़ के गए हैं। अब उनकी अपनी इंटरनल कंट्राडिक्शंस इतनी है क्योंकि उनके देश के अंदर जब वो चुनाव लड़ रहे थे उन्होंने कहा था कि अमेरिका किसी दूसरे के उसमें झगड़े में अपना पैर नहीं जलाएगा। अब ये साफ है कि जिस तरीके से उनका चुनावी वायदा है कि हम कहीं नहीं लड़ेंगे जबरदस्ती दूसरे देशों की, यहाँ तो ये पहले दिन से ये बात साफ है कि ये लड़ाई इजराइल ने मोल ली है और एक तरफा ढंग से ली और खुद ईरान पर हमला किया। और उसके बाद अब ट्रंप क्या करते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण होगा। अमेरिका के अंदर बहुत जबरदस्त विरोध ट्रंप का हो रहा है इस लड़ाई को लेकर, उनकी भूमिका को लेकर, कि जब अमेरिका एक सॉवरन कंट्री है और उसकी रक्षा नीति, उसकी विदेश नीति, उसको ये अपने श्रीमान नेतन्याहू कैसे डिसाइड कर सकते हैं। जब उन्होंने ये कहा कि इन्होंने एक तरफा हमला किया, हमसे नहीं पूछा, तो फिर आप उनकी लड़ाई में क्यों कूद रहे हो, आपका क्या मतलब है। तो कुल मिलाकर के ट्रंप के अपने घरेलू मोर्चा भी है और ये बाहरी मोर्चा ईरान ने आपके सामने खोल ही दिया। और असली समस्या क्या है आशीष भाई, वो दर्शकों को बताना बहुत जरूरी है। दुनिया के जितने भी ट्रंप और मोदी जैसे शासक हैं, ये जो श्रीमान नेतन्याहू है, ये सबके हमराज हैं, तमाम कारणों से ये उनके हमराज हैं। तो आपने देखा कि ट्रंप G7 छोड़कर भागे और मोदी ने किसी पहली बार ये हुआ है कि इजराइल और ईरान के झगड़े में भारत ना 3 में है ना 13 में, ना इस तरफ है ना उस तरफ। भारत 78 सालों में ऐसा कभी नहीं था। तो ये अपने आप में एक खास तरह का सिनेरियो क्रिएट हो रहा है कि भारत की तो विदेश नीति में हम इररिलेवेंट होकर रह गए पहली बार, दो मोदी और इनके जयशंकर के कारण। और ट्रंप ने जो ये अपना बिगड़ेल औलाद को जिस तरीके से आगे बढ़ाया था इजराइल को, वो अब उसको भारी पड़ने जा रही है, डोमेस्टिक मोर्चे पे भी और इंटरनेशनल मोर्चे पे भी। अब अगर आप लड़ाई में आओगे तो मुश्किल और नहीं जाओगे तो मुश्किल, उनके लिए सबसे सुंदर वाली स्थिति ट्रंप के लिए भी। लेकिन मैं कुछ तस्वीरें आपको दिखा देता हूँ, कुछ तस्वीरें, क्योंकि जब हम चर्चा कर रहे हैं तो लेटेस्ट अपडेट देख रहे हैं हम लगातार, क्योंकि आप तक वो आ पाए। अभी जो है तस्वीरें लाइए, स्क्रीन पर लाइए तस्वीरें लाना शुरू करिए फटाफट। ये देखिए, ये इजराइल की तस्वीरें हैं। इजराइल में ईरान ने जो तबाही मचाई है उसकी तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें हो सकता है पुरानी आप देख चुके हो, लेकिन उसके आगे अब लेटेस्ट तस्वीरें लाइए, जरा स्क्रीन पर लाइए। ये देखिए, थोड़ा सा उसका कलर चेंज आपको दिखेगा नेचुरल, क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट करके दिखाने की कोशिश है। ये मोसाद हेडक्वार्टर का है, ये मोसाद हेडक्वार्टर का है, ये दोनों। उसके पहले वाला मोसाद हेडक्वार्टर का था, ये भी मोसाद हेडक्वार्टर का है। ये मोसाद हेडक्वार्टर की तस्वीरें हैं जो है वहां पर तबाही मचाई है। हर्जलिया मोसाद, ये तमाम ऑथेंटिक जो है विजुअल्स आने शुरू हो गए हैं और भयंकर तबाही वहां पर मची है। दोनों तस्वीरें, तीनों तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये सब मोसाद की तस्वीरें हैं। और वहां के अब विजुअल्स भी आने लगे हैं, विजुअल्स भी दे रहे हैं कंट्रोल रूम को। अगर विजुअल्स पॉसिबल होगा चलाना तो चला लेंगे हम,
क्योंकि दूर का विजुअल है, लॉन्ग वो है, शॉर्ट है। ये विजुअल भी अगर ले आए कंट्रोल रूम स्क्रीन पर जल्दी ले आएंगे तो वो भी हम चला देंगे। हटा दीजिए। मोसाद के हेडक्वार्टर पर तबाही, मिलिट्री इंटेलिजेंस के बिल्डिंग पर तबाही, और भारत की मीडिया, इसलिए चर्चा में मैं जरूर लाना चाहता हूँ, भारत की मीडिया, मैं वो भी देख रहा हूँ। अब ईरान को खत्म करके ही रुकेगा इजराइल, अब शुरू होगी तबाही। तो अब तक क्या वार्म अप कर रहे थे, जैसे राजनाथ सिंह बोले कि वार्म अप अभी किया है। कराची, लाहौर, रावलपिंडी पर कब्जा करने के बाद अब तेहरान की तरफ बढ़ा भारतीय मीडिया। मुझे लगता है एक हेडलाइन हमको भी चलानी चाहिए हेमंत भाई, कि कराची, लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर पर कब्जा करने के बाद भारतीय मीडिया तेहरान कूच किया। क्या नहीं चला देना चाहिए? अगर गलत हो तो बताओ। युद्ध में ये था, बताओ। बिल्कुल ठीक बात। देखिए आशीष भाई, इसकी गंभीरता इतनी ज्यादा है, दर्शक समझ पाए, क्योंकि इंडियन मीडिया को तो कोई समझ नहीं है, या वो उसको वो करते हैं। आपको ध्यान होगा, मोसाद को पूरी दुनिया में किलिंग मशीन कहा जाता है, इजराइल के विरोधियों की। पूरी दुनिया में कहीं भी कोई गुप्त ऑपरेशन करना हो, 7 समुद्र पार करना हो, किसी भी रूप में हो, इंडिविजुअली टारगेट पिन पॉइंट करके, चाहे वो एक बेडरूम के अंदर टारगेट करना पड़े, वहां टारगेट करते हैं। और ईरान के जो आर्मी चीफ थे पिछले, अगर आपको ध्यान हो, गाड़ी में एयरपोर्ट पे हिट किया था सिंगल हैंडेडली, रिमोट गन से। तो ये उस तरह की सोफिस्टिकेटेड ऑपरेशंस को, जो गुप्त ऑपरेशन, सैन्य ऑपरेशन होते हैं, उनको करने में माहिर, सिद्धहस्त और दुनिया की सबसे खतरनाक एजेंसियों में से, उसको इस तरीके से टारगेट कर दिया जा रहा है। तो इजराइल के पास अब बचा है। इजराइल पूरी दुनिया में किस बात की शेखी लगाता था कि हमारा आयरन डाउन, हमारे ऊपर किसी तरीके का कोई हमला नहीं हो सकता। तो वो हाथों पहले तो हिजबुल्लाह रॉकेट मार के भाग जाता था और तमाम वो करके। अब जो है, जिस तरीके से ईरान ने पहले अपनी सुपरसोनिक मिसाइल्स और उसके बाद अब हाइपरसोनिक मिसाइल्स के, और आप ये मत भूलिएगा कि वहां पर जो अमेरिकन जो सिस्टम है एयर डिफेंस का, सारे वो भी लगे हुए हैं। पिछले 5 दिन से लगातार अमेरिका भी डिफेंड कर रहा है, उनके जो एंटी मिसाइल सिस्टम है वो भी काम कर रहे हैं, थार्ड और ये सारी चीजें, इनका अपना आयरन डोम। उसके बावजूद ईरान की हिमाकत देखिए कि वो मोसाद को, वो एएमएन को और सारे इनके वाइटल इंस्टॉलेशंस को डायरेक्ट हिट कर रहे हैं। तो कहाँ गया आपका सारा सिस्टम, कहाँ गई आपकी एयर डिफेंस, कहाँ गया आपका आयरन डोम? ये वो चीज है। बेसिकली एक चीज आपको देखनी पड़ेगी आशीष जी, जब जिंदगी में अस्तित्व का संकट आ जाता है ना, चाहे वो कोई व्यक्ति हो चाहे कोई राष्ट्र हो, तो उसके पास फिर डू और डाई के अलावा कुछ बचता नहीं। और अमेरिका ने जिस तरीके से ब्लैकमेल किया अपने ईरान को, आप ये देखिए ना कि कल तक आप मुझसे बातचीत कर रहे हैं, मध्यस्थता कर रहे हैं कि भाई आप इसके जो न्यूक्लियर डील है इसको खत्म वो कर लीजिए, क्लोज कर लीजिए 60 दिन, और 61वें दिन आप मेरी हत्या करवा देते हैं। यही काम इजराइल ने क्या किया, हमास के साथ किया था कि जो मध्यस्थता कर रहे थे उन सबको मार डाला। यहाँ ईरान के अंदर जो लोग बेचारे उसमें न्यूक्लियर डील में सारे बातचीत कर रहे थे, उनको एक ही झटके में सबको निपटा दिया। तो ये बेसिकली क्या है कि ये आइसोलेशन में मत देखिए, इसके पीछे एक बहुत लंबा कॉन्स्पिरेसी एंगल है, और वो इजराइल के जरिए अमेरिका लगातार मिडिल ईस्ट के अंदर रिजीम चेंज करने का, आपको अगर ध्यान हो, वहां के जो प्राकृतिक संसाधन है, यहाँ पर इस केस में वो तेल है, प्राकृतिक गैस है, वो सारी चीजें, उनको लूटने की एक ये फिक्स स्कीम है। वो क्या है कि जैसे बार बार खमनई का हाल, खमनई को मारे बिना युद्ध खत्म नहीं होगा, आज भी कहा नेतन्याहू ने, अगर आपको याद है। अब रक्षा मंत्री ये कह रहा है इजराइल का कि इनका सद्दाम हुसैन वाला हाल करेंगे। वो क्यों कह रहे हैं कि यहाँ पे रिजीम चेंज करो, ये खमनई काम नहीं आ रहे, काबू नहीं आ रहे, और उसके बाद आप अपने चेले को बिठा करके वहां और वहां के संसाधनों की लूट कीजिए। ये पूरे का पूरा रिजीम चेंज के पीछे इनकी एक लगातार कॉन्स्पिरेसी और सोच रही है, जहां भी अमेरिका और इजराइल मिलकर इस तरह के ऑपरेशन करते हैं। हमास का आपने देख लिया, 55,000 लोग मार दिए, वो सारे आतंकी थे क्या, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, किसी के ऊपर। अब इनको क्या याद आ रहा है, अब इनको मानवाधिकार याद आ रहा है, अब इनको संयुक्त राष्ट्र याद आ रहा है, अब इनको मीडिया याद आ रहा है। तो आप समझिए इजराइल के दो चेहरे, ना तो हम इजराइल के समर्थक हैं जो शासन है वहां का, ना हम ईरान के समर्थक हैं, वहां की जनता के समर्थक जरूर, क्योंकि वो दोनों के दोनों, ईरान भी कट्टरवादी देश है, कट्टरपंथी देश है, लेकिन वहां की जनता का तो कोई कसूर नहीं ना। इसी तरीके से इजराइल का जो नेतन्याहू है, उसकी नीतियों से मेरा आपका विरोध हो सकता है, लेकिन जनता तो बेचारी बेकसूर है। लेकिन समस्या देखिए क्या है, मर जनता रही है, उन दोनों का तो कुछ बिगड़ नहीं रहा है। जिन्होंने कट्टरपंथ को यहाँ तक ला करके, चाहे महिला अधिकार हो, चाहे बाकी लोकतांत्रिक अधिकार हो, उनकी बजाय जो ये अपने भिम्स के ऊपर देश चला रहे हैं, तो अल्टीमेट पीड़ित तो जनता है ना भाई, और वो इस युद्ध की भी भुगत भोगी रही है। फाइनल सवाल के लिए रोकूंगा आपको, फाइनल सवाल के लिए यही है, जनता की जो आपने बात कही, इजराइल की जनता, देखिए कई बार क्या होता है कि हम लोग इजराइल की जनता से ज्यादा व्याकुल शायद हम लोग भारत के लोग हो जाते हैं, और भारत के भक्त हो जाते हैं, भक्त एकदम नेतन्याहू नेतन्याहू नेतन्याहू। उन्होंने तो कई ने तो बता दिया नेतन्याहू भारत से ही गए थे, मतलब भारत का ही कनेक्शन जोड़ दिया।
नेतन्याहू के खिलाफ इजराइल में तेल अवीव से लेके यरूशलेम तक और हाइफा तक जमकर प्रोटेस्ट हुए हैं। और क्या क्या तख्तियों पर लिखा गया, अगर भारत में भारत के प्रधानमंत्री के बारे में लिख दिया जाए तो राष्ट्रद्रोह हो जाएगा, फांसी हो जाएगा। क्या क्या नहीं लिखा गया उन तख्तियों पर, कातिल हत्यारा से लेकर के क्या क्या नहीं लिखा। किसने लिखा? इजराइल के लोगों ने लिखा। किसने लिखा? इजराइल के यहूदियों ने लिखा। मेरा ये सवाल है कि क्या ये इजराइल बनाम ईरान खाली हम लोग देख रहे हैं, इसके पीछे सत्ता की जो लोलुपता है। ट्रंप भी अमेरिका में उनकी कुर्सी भी सेफ नहीं है। इजराइल में नेतन्याहू के खिलाफ लगातार प्रोटेस्ट चल रहे थे। अभी ये ईरान वाला छेड़ने के 2 दिन पहले वहां प्रोटेस्ट हुआ था सड़क। नेतन्याहू कुर्सी छोड़ो, सत्ता छोड़ो तुम। ये लगातार इजरायली मांग कर रहे हैं। अमेरिका में वो सेफ नहीं है। क्या ईरान एक ऐसा टारगेट बना कि जिसके प्रति पहले से था कि भाई परमाणु ठिकाने इनके हमको चेक करने हैं, जांच करना है, डील करना है, बहुत सारा था। एक ऐसा टारगेट कि चलो इसी टारगेट में कई लोगों की कुर्सी बच जाए। इधर नेतन्याहू से, उधर ट्रंप से, ये सब के सब मानवता की हत्या करके, आम आदमियों को मार करके ये सब अपनी कुर्सी क्या बचा रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण, इस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है हेमंत भाई। नहीं आशीष जी, 2 लाइन की बात है सिंपल सी। नेतन्याहू पिछले 10 सालों से कर क्या रहे हैं? पूरे इजराइल को संघर्षों में छिड़ा करके, संघर्षों में उलझा के अपनी सत्ता बचाए हुए हैं। कभी बहुमत कम हो जाता है, कभी ज्यादा हो जाता है, लेकिन कुर्सी से नहीं। उसका खेल समझना पड़ेगा। वो आदमी आकंठ भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। कहने को लोकतांत्रिक है, लेकिन उसकी जो नीतियां हैं वो देश को युद्ध में उलझाए रखने की निरंतर। आज हमास के साथ, कल हिजबुल्लाह के साथ, परसों ईरान के साथ, फिर किसी और के साथ, कभी लेबनान के साथ। ये आपको इसका पीछे की मंशा देखनी पड़ेगी। उसका फॉल आउट क्या हुआ आज देखते हैं। इजराइल के लोग आमतौर पर इजराइल का जो बाहुबल है उससे बड़े प्रभावित रहते हैं। और जो सीनाबाज इजराइल में देख रही है, ये इजराइल बाकी देशों में करता है। पहली बार ये ऐसा हुआ है कि ईरान ने जो काउंटर अटैक किया, प्रतिघात किया, उसके बाद लाखों लाख इजरायली रात को बंकरों में रात काट रहे हैं। उनकी आदत अब तक क्या थी कि वो दूसरे हमास को जब तबाह किया जा रहा था, जब इसमें फिलिस्तीन में जब तबाही की जा रही थी, तब भी तो ये इजरायली वही थे, लेकिन इनकी आंखों पर वही भक्तों वाला चश्मा था। वो बीच बीच में जो वहां पे रेलेवेंट लोग हैं, समझदार लोग हैं, वो लगातार विरोध करते हैं। नेतन्याहू का लगातार विरोध है। पिछले चुनाव में उनका वो बहुमत भी कम हुआ, सारी बात। उसके बावजूद भी उनको ये लगता था कि नेतन्याहू जैसे होता ना, मैं तुम्हारा इकलौता 56 इंची रक्षक, मैं बचाऊंगा तुम्हें। इस बार जिस तरीके का काउंटर अटैक हुआ है ईरान से, उसके बाद पहली बार आपको लाखों लाख इजरायली आपको बंकरों में दिखाई दे रहे हैं। उनकी रातें बंकरों में कटती एंड दे आर नॉट यूज्ड टू इट। उनकी आदत नहीं है। तो पहली बार कहीं ना कहीं अंदर से दिख रहा है कि इस व्यक्ति ने तुम्हें बहला फुसला करके लगातार युद्धों में घसीट के रखा। वहां तो आपको पता है मिलिट्री सर्विस भी वो है, जरूरी है हर आदमी के लिए। मिलिट्री सर्विस, जो भी स्वस्थ आदमी है वो मिलिट्री सर्विस है, महिला हो चाहे पुरुष, जो भी 18 साल से ऊपर का है, सैन्य सेवा वहां पर अनिवार्य है। अब उनको समझ में आ रहा है कि आप देखिए ना कि जिस तरीके से आप भाई देश का आयरन डोम के नाम पर, वही तो आपके पावर सेंटर थे, आयरन डोम फेल, मोसाद पे अटैक, AMN पे अटैक, तो फिर ठीक है, फिर तुम्हारे पल्ले क्या है? तुम कौन सा युद्ध जीत गए? अगर इंडिविजुअल बात करो, अगर आप इजराइल बनाम ईरान करो, तो ये तो बात माननी पड़ेगी ना कि ईरान बिल्कुल हारा तो नहीं है, उन्होंने बराबर की टक्कर दी है और वहां हिट किया जहां हार्ट करता है। तो ये इजराइल की जनता को भी ये समझ में आ रहा है कि नेतन्याहू में मरवाएगा। 10 सालों से लगातार जिस तरीके का युद्धों में उलझा रखा है, युद्ध किसी भी चीज का समाधान हो ही नहीं सकता। आपको भी पता है इस बात का, सभ्य समाज के अंदर आप लगे रहो, आपकी सत्ता तो बनी रहेगी, लेकिन देश बर्बाद हो जाएगा, पीढ़ियां बर्बाद हो जाएगी। तो जो भी ये सत्ता लोलुप लोग हैं, जो सुबह से शाम तक वार मॉन्गरिंग करके, देश को डरा करके, बहकी राजनीति करके अपनी सत्ता बचा सकते हैं, देश का विकास नहीं कर सकते। इजराइल की असलियत क्या है कि हाई एंड टेक्नोलॉजी और मिलिट्री हार्डवेयर उसके चैंपियन थे, पूरी दुनिया को देते हैं। पेगासस जैसे मतलब किलर टाइप के भी सॉफ्टवेयर देते हैं, तमाम तरह की चीजें। तो बेसिकली जो हाई एंड टेक्नोलॉजी है वो उसकी एक अपनी लिमिटेड वो है। आयरन डोम फेल हो गया ना, हाइपरसोनिक मिसाइल के सामने थर्ड भी बैठ गया ना आपका, पूरी अमेरिकन एडी फेल होगी ना। आपको क्या लगता है इजराइल को अमेरिका ने बड़े हाल पे छोड़ रखा है? सारे के सारे मिडिल ईस्ट के सिस्टम एक्टिवेटेड है उनके एडी के, उसके बावजूद ईरान इनको ठोक रहा है। तो मतलब समझ लीजिए क्या है कि सारे रियल टाइम टेस्टिंग में फेल हो गए कहीं ना कहीं। नहीं तो थर्ड तो यही दावा करता है कि कोई मिसाइल अटैक ही नहीं कर सकती इंडिया के अंदर, यही तो है। और भारत पाकिस्तान का जो भी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसमें आपने देखा कि S-400 कितनी इफेक्टिव रही है। मैंने नहीं उनका कोई भी मिसाइल आ पाया उस तरीके से। लेकिन यहाँ तो हाइपरसोनिक 12,500 किलोमीटर स्पीड है भाई साहब पर आवर की, कैसे रोकोगे उनको? सारी टेक्नोलॉजी आपकी एक्सपोज होगी। इसमें इजराइल एक्सपोज नहीं हो रहा, इसमें अमेरिका भी साथ एक्सपोज हो रहा है कि तुम्हारे डिफेंस सिस्टम्स कितने की इफेक्टिव है, कितने की।
तो ये जो ईरान ने, ट्रम्प सन्नाटे में है, बेचैन है। नहीं, वो सुबह ज्यादा उछल कूद कर रहे थे, वहां पर काफी उछल कूद की, तेहरान खाली कर दो। उस भले आदमी को ये नहीं पता अमेरिका का राष्ट्रपति है, तेहरान की आबादी 1 करोड़ है, कहाँ जाएंगे बेचारे वो? और तुम दुनिया के दादा हो क्या? क्या हो तुम, खुदा हो? कैसे खाली करा दो क्या पूरे की पूरी कैपिटल बार? ये तो नहीं कि भाई एक जिम्मेदार शासनाध्यक्ष के, राष्ट्राध्यक्ष के नाते उसको सीज फायर की तरफ ले जाए, उसको उल्टा ये कह रहे कि तेहरान खाली कर दीजिए। बताइए, वहां एयरफोर्स 1 में जब वो J7 से वापस आ रहे थे, जर्नलिस्टों ने पूछा कि भाई आपकी क्या स्कीम है, आप कैसे बीच में आ गए? तो आपका क्या सीज फायर की बात करोगे? नहीं, सीज फायर की बात नहीं करूंगा, बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। और वो बड़ा होने वाला आप समझ सकते हैं क्या है? कि जो इनके जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो बहुत गहराई में है, 1 से 1.5 मील की गहराई में, और उसको हिट करने के बंकर बस्टर जो बम होते हैं उससे काम नहीं चलेगा, तो और ज्यादा इंटेंसिटी का वो चाहिए। तो जो इजराइल का राजदूत है अमेरिका के अंदर, वो वहां ये कह रहे हैं ऑफिशियली कि वीरवार और शुक्रवार को आपको इस युद्ध का और एक पैमाना दिखेगा जो अब तक नहीं देखा गया। तो यानी कि अमेरिका क्या करेगा, उसने अभी तक ये डिसाइड नहीं किया कि हम युद्ध में आ गए हैं, लेकिन अमेरिका के अंदर इजराइल का राजदूत बता रहा है कि वीरवार और शुक्रवार को ये होगा। सच यार, इसलिए ट्रंप का अमेरिका में विरोध हो रहा है कि भाई तुम्हारी कौन सी नस नेपली ने दबा रखी है जो तुम उनकी लड़ाई में जबरदस्ती घुस रहे जाकर। इस पे अरबों खरबों रुपए का नुकसान होगा, देश का सैनिक की जान माल का नुकसान हो सकता है, तमाम तरह की चीजें। तो ट्रंप अपने घर में भी फंसेंगे और यहाँ भी फंसेंगे। ईरान ने प्रैक्टिकली, फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस, मान के चलिए जो ये आज घटना हुई है मोसाद की और AMN, इसमें नेतन्याहू और ट्रंप और पूरे इनके समर्थक और भारत के भक्त को भी ले लीजिए बीच में, उन सब की पूंछ में आग लगा दी। अब ये जो है स्थिति, अब ये मान लीजिएगा कि ईरान पीछे नहीं हटने वाला है, वो भारत की तरह एक टेलीफोन पर संघर्ष विराम कर लेगा, इसमें मुझे बहुत गंभीर शक है। अब ये लड़ाई आर पार की होगी और इसके बहुत सीरियस कंसिक्वेंसेस भी होंगे। अब ये वैसे नहीं होगा।